नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वन लाइनर वन लाइनर प्रश्न आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार और मजेदार होने वाले हैं। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को तो दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए देखते हैं हम आज का वन लाइन फैक्ट का पहला पॉइंट ये रहा आपके सामने। बनाना फ्लेक्लर एक पौधे की बीमारी रेगिस्तान के कारण होती है। तो ये जो बीमारी होती है बनाना फ्लेगले जो बीमारी होती है ये कौन से पौधे के कारण होती है? तो ये होती है फंगस के कारण होती है दोस्तों। किसके कारण होती है? फंगस के कारण होती है। यानी कि जो खाली स्थान जो छोड़ा हुआ है उसकी जगह आपको आंसर आएगा फंगस। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो नीम का जो वैज्ञानिक नाम है अजती राचता इंडिका। क्या है? अजदी राजता इंडिका। नीम का वैज्ञानिक नाम जो है नीम का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर तीसरा है बैक्टीरिया किसने खोजा? यानी कि बैक्टीरिया के खोजकर्ता के नाम आपको बताना है। तो वैन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की। वैन ल्यूवेनहॉक ने। अगला पॉइंट नंबर 4 है अमीबा कौन सा फाइलम में है? तो अमीबा जो है दोस्तों प्रोटोजोआ फाइलम में है। अमीबा जो है प्रोटोजोआ फाइलम में है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं हरित हरित क्रांति के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो हरित क्रांति के पिता के रूप में नॉर्मन बोरलॉग अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। हरित क्रांति के पिता के रूप में नॉर्मन बोरलॉग अर्नेस्ट को जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। अमोनिया मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो अमोनिया जो है सॉरी निमोनिया 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 मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है दोस्तों? तो निमोनिया जो प्रभावित करता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। साथियों, फेफड़े को प्रभावित करता है निमोनिया। आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट है जेनेटिक्स के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो जेनेटिक्स के पिता के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि मेंडल को जाना जाता है जेनेटिक्स के रूप में। जेनेटिक्स के पिता के रूप में मेंडल को जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मानव शरीर का जो दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रंथि है दोस्तों वो अग्नाशय ग्रंथि है यानी कि पैंक्रियाज को इंग्लिश में बोला जाता है। अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है विटामिन बी 1 की कमी से के कारण के कारण बनती है कौन सी बीमारी बनती है विटामिन बी 1 की कमी से? तो विटामिन बी 1 की कमी से होता है आपको बेरी बेरी रोग होता है दोस्त साथियों। बेरी 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 रोग विटामिन बी 1 की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी पॉइंट है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 10। मलेरिया का इलाज करने के लिए सींचो पेड़ों से कौन सी दवा पैदा की जाती है? तो सींचो पेड़ों से जो दवा पैदा की जाती है कुनेन की दवा पैदा की जाती है। कुनेन की जो दवाई होती है वो सींचो पेड़ों से पैदा की जाती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है रेटिनॉल का आम नाम क्या है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है दोस्तों। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। तो ये भी आईएमपी पॉइंट होने का है। आईएमपी पॉइंट है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 12 है मानव त्वचा में रिक्तिस्थान परतें होती हैं। तो मानव त्वचा में 3 परतें होती है साथियों। 3 परतें मानव त्वचा के अंतर्गत होती हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट डीएनए का पूरा नाम क्या है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है साथियों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आईएमपी पॉइंट है। वैसे सारे आईएमपी पॉइंट ही मैं लेकर आया हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं बीट रूट पौधे का कौन सा हिस्सा है? तो रूट टेप करें यानी कि रूट टेप जो है वो बीट रूट पौधे का हिस्सा होता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट रेगिस्तान आनुवंशिकता की मूल इकाई है। तो जीन जो है आनुवंशिकता की मूल इकाई है साथियों। जीन जो है आनुवंशिकता की मूल इकाई है। आइए जानते हैं हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ल्यूवेन हॉक को माइक्रोबायोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है साथियों। ल्यूवेन हॉक को जाना जाता है। किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत विकसित किया? यानी कि चार्ल्स डार्विन ने जो सिद्धांत विकसित किया था चार्ल्स डार्विन ने किया था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट
आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे अवगत कराते रहें। आइए देखते हैं हम अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 18 है, विज्ञान की कौन सी शाखा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है? तो विज्ञान की जो शाखा है टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण से संबंधित है साथियों। टेक्सोनॉमी जो है, विज्ञान की शाखा टेक्सोनॉमी जो है वे वर्गीकरण से संबंधित है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 19 है, पौधे में श्वसन रिक्तिस्थान के माध्यम से होता है। तो पौधे में जो श्वसन होता है साथियों, वो रंध्र के माध्यम से होता है, स्टोमेटा के माध्यम से पौधों में श्वसन होता है साथियों। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 20, डर्मेटाइटिस एक रिक्तिस्थान बीमारी है। तो डर्मेटाइटिस एक फंगस बीमारी है, फंगल बीमारी है, फंगल बीमारी है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, किस रूप में ग्लूकोज हमारे शरीर में जमा होता है? तो ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है साथियों। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज हमारे शरीर में जमा होता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, पौधे रिक्तितान से प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। तो अमीनो अम्ल से पौधे जो हैं प्रोटीन संश्लेषित करते हैं साथियों। अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट और बढ़ते हैं आगे। कौन सा अंग मानव शरीर के द बायोकेमिकल प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है? तो यकृत जो है द बायोकेमिकल प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है, यकृत। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है, मूत्र के पीले रंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है साथियों? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है साथियों। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि एंटीबायोटिक्स किसने खोजा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक्स की खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 26, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन के रूप में जाना जाता है। तो कार्यात्मक इकाई जो होती है किडनी की, नेफ्रॉन को किडनी की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है साथियों। अगला पॉइंट है 27 वाला पॉइंट है, कुष्ठ रोग रिक्तस्थान के कारण होता है। तो कुष्ठ रोग जो होता है साथियों जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है लिपेज वसा पाचन एंजाइम रिक्तस्थान के द्वारा गुप्त किया जाता है। तो अग्नाशय के कारण किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं 29 पॉइंट, 29 पॉइंट जो है वो है आपका वैज्ञानिक सिद्धांत जिन्होंने सेल थ्योरी का प्रस्ताव दिया था, वो कौन है? तो थियोडोर श्वान और मैथियस जेकब स्लेडन, यानी कि स्लेडन और स्वान। ये वैज्ञानिकों के नाम, इतने खतरनाक वैज्ञानिकों के नाम है। तो स्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी का प्रस्ताव दिया था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है, उत्त परिवर्तन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? तो हुगो डे ब्रिज ने उत्त परिवर्तन का सिद्धांत दिया साथियों। हुगो डे ब्रिज ने उत्त परिवर्तन का सिद्धांत दिया। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है 31 पॉइंट, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम जो होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। कौन, किस जीवाणु से टाइफाइड का होता है? तो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है सिस्टमा नेचुरी किसने लिखी? एक पुस्तक है, कॉर्नलिनियस ने सिस्टमा नेचुरी एक पुस्तक लिखी थी, कॉर्नलिनियस ने सिस्टमा नेचुरी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, एसेसिया अरबिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो बाबुल बबुल का जो वृक्ष होता है एसेसिया अरबिका का वैज्ञानिक नाम है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हेकल ने इकोलॉजी, अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साथियों। इकोलॉजी का जो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। अगला पॉइंट है जोहान्स फ्रेडरिक मिशर ने रिक्तिस्थान की खोज की, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की खोज की। फ्रेडरिक मिशन ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की साथियों, न्यूक्लिक एसिड की खोज की। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट है जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। प्रश्न है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसका पता लगाने के लिए प्राथमिक परीक्षण कौन सा है? इसका जो पता लगाता है तो एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है साथियों। आइए देखते हैं अगला पॉइंट,
पौधे के किस हिस्से से जूट प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के तने से जूट प्राप्त किया जाता है साथियों, तने से जूट प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट है, किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहा जाता है? तो आंवला जो है, आंवला का जो पौधा है उसे हर्बल डॉक्टर, हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहा जाता है साथियों। सेल की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो सेल की जो ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि कोशिका की जो ऊर्जा ऊर्जा होती है, वो एटीपी के रूप में संचित होती है साथियों। एटीपी का पूरा नाम हम ऊपर पढ़ चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है इंसुलिन के स्त्राव के लिए कौन सी मानव ग्रंथि जिम्मेदार होती है? तो इंसुलिन के स्त्राव के लिए साथियों अग्नाशय जो मानव ग्रंथि है वो जिम्मेदार होती है इंसुलिन के लिए। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है वो जिम्मेदार होती है। और आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि त्वचा के रंग कौन से वर्णक के लिए जिम्मेदार होता है? तो मेलेनिन नामक वर्णक के कारण त्वचा का रंग होता है। मेलेनिन मेलेनिन नामक वर्णक होता है साथियों, जिसके कारण त्वचा का रंग काला होता है, मेलेनिन नामक वर्णक के कारण। कुछ और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो मूत्र के पीले रंग के लिए यूरोक्रोम नामक वर्णक जिम्मेदार होता है साथियों। बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, यूरोक्रोम नामक वर्णक जिम्मेदार होता है। कौन सा अंग कोलेस्ट्रॉल के उत्पादन के लिए वसा तोड़ता है? तो जिगर जो यानी कि लीवर जो होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए वसा तोड़ता है। थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, कुछ और प्रश्न है, बस 50 प्रश्न है शायद। 46 नंबर का प्रश्न है, क्यूनन का उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो क्यूनन का उपयोग जो है मलेरिया की बीमारी के लिए किया जाता है साथियों। जिसे मानव शरीर के अश्रु ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो लैक्राइवल ग्लैंड जो होती है, लैक्राइवल जो ग्लैंड होती है साथियों, वो अश्रु ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। आइए देखते हैं हम आगे और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, यानी कि पहला पहला टेस्ट ट्यूब बेबी के किस नाम से है? तो लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन जो है पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी ग्रंथि डक्टलेस ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, और डक्लेट्स ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है। अगला पॉइंट है, 50 नंबर का पॉइंट है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? दोस्तों बहुत सिंपल सा है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के नामक कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेली है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक मौजूद होता है। आइए देखते हैं 51 प्रश्न। विल्स डिसीज नामक बीमारी किस संक्रमण के कारण होती है? तो बैक्टीरियल के कारण विल्स डिसीज नामक बीमारी होती है साथियों। बैक्टीरिया के कारण विल्स डिसीज नामक बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं, स्टेथोस्कोप का स्टेथोस्कोप का आविष्कारक कौन है? तो रेने लाइनेक है स्टेथोस्कोप के आविष्कारक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि अगला पॉइंट। हरगोविंद खुराना रेगिस्तान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार को ने हासिल किया था। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। रेगिस्तान को दूध चीनी के रूप में भी जाना जाता है, लैक्टोज 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 आईएमपी पॉइंट, लैक्टोज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। रेगिस्तान मच्छर जीका वायरस का वाहक है, एडिस मच्छर जो है जीका वायरस का वाहक है दोस्तों। 55 वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट आईएमपी पॉइंट। आइए देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो एवोर्टा, यानी कि महाधमनी जो है सबसे बड़ी धमनी है साथियों। एवोर्टा जो धमनी है, सबसे बड़ी धमनी है एवोर्टा। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। और आज के सेकंड लास्ट पॉइंट होने वाला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो होती है वो एवोर्टा महाधमनी होती है। अगला पॉइंट है किण्वन प्रक्रिया। वो प्रक्रिया है, यह कैसी प्रक्रिया? तो अवायवीय श्वसन के कारण होती है किण्वन की जो प्रक्रिया है। क्विनिन किस छाल से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना से। क्विनिन जो प्राप्त किया जाता है सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। कुछ ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों। कल हम बहुत ही शानदार और जानदार बहुविकल्प प्रश्न लेकर आएंगे आपके सामने, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। लेकिन अभी जाने से पहले मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।